प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका ध्यान संपूर्णतया 12वें भाव के राहु से, उनके फल से शुरुआत होगी और फिर बाद में इस कुंडली का अध्ययन करेंगे। चूँकि इस कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठे हैं तो जातक को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, जातिका किस तरीके से प्रभावित होंगी, इसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। राहु शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहु केंद्र और त्रिकोण में अच्छे फल देने वाले भी होते हैं, पर इसके अतिरिक्त अगर जब बात ग्रहों के भावों से प्रभावित होने की होगी तो 12वें भाव के राहु संपूर्णतया अधिक से अधिक आचार्यों ने इनकी अप्रशंसा ही की है। अच्छा नहीं, जहाँ दाम्पत्य में या तो विवाह विलंब से हो या विवाह होने के बाद टूट जाए, या विवाह विलंब से हो या विवाह होने के बाद टूटे और पिता के ऊपर या भाई के ऊपर आश्रित रहना पड़े, अगर स्त्री जाति का है तो। अगर पुरुष है तो भी विवाह में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। 12वें भाव के राहु व्यक्ति को एक जगह स्थिर रहकर धन कमाने नहीं देते हैं, बल्कि अच्छी बात यह होती है कि अगर व्यक्ति एक जगह स्थित होकर के धन कमाए तो बहुत अच्छा और उत्तम धन की प्राप्ति कर सकता है। पर परेशानी यह है कि वो एक जगह उस जातक या जातिका को टिकने ही नहीं देंगे और इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन परस्पर बना रहता है। वो एक जगह टिककर इसलिए मेहनत नहीं करने देते क्योंकि 12वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे भाव पे पड़ती है। 12वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे भाव पे पड़ती है और चौथा भाव है मन का, स्थिरता का, तो उसको वो अस्थिर करने का काम करते हैं। इस हिसाब से जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझने वाला, बेवजह इधर उधर अपनी ऊर्जा को नष्ट करने वाला, गलत लोगों से मैत्री करने वाला, अच्छे लोगों से शत्रुता करने वाला, वैर व्यापी होता है, वैर रखने वाला होता है। साधुओं से भी कई बार उटपटांग से प्रश्न पूछने वाला होता है। साधु किसे? जिसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं हो, है ना, जिसके अंदर जरा भी अहंकार नहीं है, वही साधु है। तो ऐसे लोगों से भी व्यक्ति वैर मोल लेता है जो निश्चित रूप से साधु प्रवृत्ति का है। 12वें भाव के राहु किसी भी मामले में अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। चूंकि 12वां भाव और दूसरा भाव नेत्र भाव होते हैं, बायां भाव 12वां भाव बाईं नेत्र का, दाहिना जो नेत्र होता है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो राहु बैठे हों तो उस व्यक्ति को नेत्र का रोगी बनाते हैं। पसलियों में दर्द होता है, तलवों में जलन होती है, तलवों से पसीने आने का एक दुर्गुण सा हो जाता है, ऐसी स्थितियाँ, या गर्मी ज़्यादा आए, पसीने से बदबू आए, है ना, गंदा रहने वाला या गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनने का ऐसे हो जाता है कि एक ही कपड़े वो बार बार बदल रहा है, नहीं वही पहन रहा है। ये राहु का प्रभाव होता है। विशेषतः ये चीज़ें कब ज़्यादा हो जाती हैं? जब राहु की दशा एक्टिव हो, मतलब पूर्णतया राहु की दशा में जातक को पथभ्रष्ट करने का एक मार्ग दिख जाता है या पथभ्रष्ट होता रहता है। बहुत संतुलित व्यवहार करने पे व्यक्ति को फोकस करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को खींचकर अपने प्रगति के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि उस पर उसका सर्वस्व अधिकार है। 12वें भाव के राहु, अब यहाँ पे अच्छा परिणाम क्या है? क्या सारे 12वें भाव के राहु हमेशा बुरे ही परिणाम करते हैं? तो उस पे शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु सम संख्या की राशि में बैठे हों, जैसे कि यहाँ सम संख्या की राशि में बैठे हैं 2 नंबर में, तो इस आधार पर जितने भी अब बुरे परिणाम मिलने वाले होंगे वो सब अब शुभ परिणाम में उनकी बदली हो जाएगी। अब जैसे मैंने बुरा परिणाम क्या कहा था कि व्यक्ति गंदा रहेगा, अब यहाँ पे व्यक्ति में सफाई पसंद उसके व्यवहार में आ जाएगा। वो व्यक्ति मित्रों से शत्रुता नहीं करेगा, शत्रुओं से शत्रुता भले कर ले। जो मैंने पूर्व में बुरी बातें बताई थी वो सारे कब थे? जब राहु विषम संख्या की राशि में बैठे हों। लेकिन जब राहु 12वें भाव में सम संख्या की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति को स्थिर मानसिकता का भी बनाएंगे,
अपनी मूल त्रिकोण राशि पर उनके चौथे भाव पे दृष्टि जाने के कारण या फिर चौथे भाव पे दृष्टि जाने के कारण भी 12वें भाव के सम संख्या के राहु जो होते हैं वो उस राशि में बैठकर व्यक्ति को दैदिप्यमान स्वरूपों वाला बनाते हैं, गंभीर चिंतन करने वाला बनाते हैं, मनस्वी बनाते हैं, साधुओं की परख दे देते हैं, व्यय को संतुलित करने वाला, खूब धन कमाने वाला और खूब व्यय करने वाला, ऐसा स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी और तीव्र होती है ना। स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। उसके बाद झट से किसी की मन के बात को जान जाने वाला भी 12वें भाव का राहु जातक को बनाता है। 12वें भाव के राहु व्यक्ति को व्यवस्था में, कानून में, नीति में जज वकील बनने में मदद करते हैं। अगर आप विचार करें तो जन्म कुंडली में अष्टम भाव पे राहु की मित्र दृष्टि प्राप्त हो रही है, जहां चंद्रमा पहले ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जो बैठे हैं वो व्यक्ति को जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, वित्त को समझने वाला, बैंकिंग को समझने वाला, फाइनेंस को समझने वाला, शेयर को समझने वाला, राजनीति को समझने वाला, राज्यपाल बनने वाला, प्रवक्ता बनने वाला, गंभीर मंतव्य व्यक्त करने वाला, अपनी लेखन शक्ति से सबको प्रभावित करने वाला। और उस पर जब राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये सारे ही गुण और बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु विराजमान हैं और सम संख्या की राशि में विराजमान हैं तो आप ये बात विश्वास रखिए कि आपके राहु अच्छे हैं, पर फिर भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वो केंद्र या त्रिकोण में होते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठे हों तो ये निश्चित रूप से कमज़ोर जातक को नहीं होने देते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त जब कभी भी ये तीसरे, छठवें, आठवें, एकादशवें या 12वें भाव में, एकादशवें के राहु तो बहुत अच्छे होते हैं, 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं में भी लिप्त कर देते हैं। उसकी जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती है। 12वें भाव के राहु अगर सम संख्या की राशि में बैठे हैं तब तो व्यक्ति को मोक्ष सूचक हो जाता है। नाचने गाने वाला, कलाओं में विश्वास करने वाला, कला का पारखी, बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, ये सब इसके अच्छे प्रभाव हैं। लेकिन बुरे प्रभावों का अंत नहीं है। बहुत सारी बुराइयां, एक से अधिक लोगों के साथ विवाह के बाद भी संबंध, विवाह होने में दिक्कत, हो जाए तो दिक्कत, हो के टूट जाए तो परेशानी, भाइयों के ऊपर आश्रित रहे, पिता के ऊपर आश्रित रहे, नेत्रों में समस्या होती रहे, पाचन तंत्र गड़बड़ी होती रहे, मन एक जगह एकाग्र न रहे, ये सारी चीज़ें कुंडली में 12वें भाव के राहु विषम और सम संख्या में ऐसा परिणाम करते हैं। विशेषतः अगर उस राहु पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तब तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से वहाँ के राहु को लेकर हमें थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। जहाँ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उससे अपने ही मित्रों से शत्रुता ना करवा दे, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये हैं हमारी कुंडली के 12वें भाव के राहु। आप ये कार्यक्रम आरंभ का देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ है जातक का श्रावण माह में। श्रावण माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्षमता बड़ी तीव्र होती है, अर्थात उनके तर्क का बल अभूतपूर्व होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे दक्षिणायन। श्रावण माह में सूर्य दक्षिणायन होते हैं इस वजह से, और वर्षा ऋतु होती है, तो इस हिसाब से कि व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो उसके काम थोड़े बहुत रुक रुक करके होंगे। या संभवतया दक्षिणायन में जन्म होने से सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ये सब थोड़े थोड़े शुभ प्रभावों को देने वाले नहीं हो जाते। अब यहाँ से व्यक्ति को कई बार थोड़े पाप प्रभावों को भी मिलते देखा जाता है, जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति की जो तर्क बल की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, अद्भुत है। व्यक्ति तार्किक, मनस्वी और अच्छे लोगों से मैत्री करने वाला भी होता है। विचारशील, बोधगम्य और भरा पूरा, बहुत ही धनाढ्य वर्ग में जन्मा हो, ऐसा होता है। गुरु वार को जन्मे हैं और वार के अधिपति इस कुंडली में स्वग्रही हैं, वक्री हैं, लेकिन थोड़े कमजोर वक्री हो रहे हैं, 10 अंश के वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा डेविएट होंगे पिछले भाव की तरफ। लेकिन फिर भी गुरु जो वक्री हैं वो पेट का रोग दे सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जलोदर होता है, पेट में जॉन्डिस, पीलिया वगैरह होता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के वार में जन्मे हैं, वारेस, देवगुरु बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। खास करके जब
उस देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है, तो सारे ही ग्रह लगभग न्याय करने वाले हो जाएंगे। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में व्यक्ति के इम्यून को और स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत चिंताओं से ग्रसित रखेंगे और कई बार व्यक्ति के एकाग्रता को भंग करेंगे, लगातार काम नहीं करने देंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया था कि चौथे भाव पे राहु की दृष्टि है और अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर भी दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति का जो काम धाम होता है वो एक जैसा नहीं होता। हालांकि फिर भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से या पिता के कारोबार को नौकरी करते हुए देखा जाता है। अपना स्वतंत्र कारोबार भी व्यक्ति 100% कर सकता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान, सुखी और गहरे चिंतन में जाने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, भद्र पुरुषों की भांति, भद्र स्त्रियों की भांति एकदम कवित्री बना दे, है ना, विदुषी बना दे, ऐसा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे वैसे तो ये जो नक्षत्र है उस पे विचार करें तो 4 अंश के चंद्रमा बैठे हैं और सूर्य देव उनको देख रहे हैं, तो इसके 2 पक्ष बनेंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और वो सूर्य उन्हें देख करके व्यक्ति के आयु को बलवान बना रहा है या व्यक्ति के चिंतन को गंभीरता दे रहा है। पर इसका दूसरा पक्ष जो ग्रहों से होगा कि चंद्रमा के ऊपर जब कभी भी सूर्य की दृष्टि हो जाए या चंद्रमा या सूर्य आमने सामने हो जाते हैं एक दूसरे से समसप्तक, समसप्तक का अर्थ है चंद्रमा से ठीक सामने 7वें घर में सूर्य बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार अपने मन, बुद्धि और चित्त को शांत रखने में असफल होते हुए प्रायः देखा जाता है, या कई बार जो उसके पास क्षमता है उस क्षमता का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। पिता की जो संपत्ति है उसका लाभ वो नहीं उठा पाता है। उसके पास अपनी जो एनर्जी है कई बार वो उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए और अगर हो सके तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके साथ मैंने जो मंत्र बताया ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण है, गर करण में जन्म हुआ है जातक का, आयुष्मान योग है, तो स्वास्थ्य तो थोड़ा कमजोर है लेकिन आयु का पक्ष ठीक है क्योंकि शनि उच्च के हैं, 7वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं और 8वें भाव के अधिपति होकर के 9वें भाव के स्वामी होकर के अष्टमेश नवमेश होकर के 8वें भाव से दोषयुक्त होंगे। विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, 8वें भाव का फल ज्यादा करेंगे और साथ ही साथ अष्टमेश होकर के उच्च के हो गए हैं, लग्न से त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न से केंद्र में गुरु बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे आयु का पक्ष बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। वैश्य वर्ण के जन्मे होने से व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता होगी और मनुष्य गण के कारण रजस तमस दोनों ही प्रकार के तत्वों का प्रभाव जातक के ऊपर से देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली का ये पंचांग है जिसमें 2 बातें मुझे अच्छी लगी या हैं। सबसे पहला कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा है और उस चंद्रमा के उस अधिपति जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं वो सूर्य उन्हें देख रहे हैं आयु से संपन्न बनाने के लिए। दूसरा, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त को व्यवस्थित करते हैं। और तीसरा कि व्यक्ति का जन्म गुरुवार को हुआ है और वार के अधिपति 7वें भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। उनका कुछ बुरा प्रभाव भी होगा, यही बता देता हूं नहीं तो भूल जाऊंगा बाद में। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 7वां भाव जो होता है वो बाधक भाव होता है और इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली के 7वें भाव पे बाधक भाव के अधिपति गुरु स्वतः बैठ जाएंगे तो वो बाधकेश हो जाएंगे और वो दूसरे तरीके से केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित होंगे क्योंकि 7वें भाव को ही केंद्राधिपति दोष लगता है, अन्य किसी भी भाव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। अगर वो देवगुरु बृहस्पति बाकी के 3 अन्य भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाते तो ना तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता और ना तो वो बाधकेश ही बन पाते, लेकिन यहाँ पे वो दोनों बन रहे हैं। इस वजह से भी कई बार गुरु की दशा में बाधाओं का सामना जातक को अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में करनी पड़ती है। दूसरा कि गुरु वक्री हो रहे हैं तो शुभ ग्रह का वक्री होना सामान्यतः उतना ज्यादा कष्टदायक नहीं होता है, पर फिर भी पेट से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, आंतों से संबंधित समस्या, शरीर के रक्त प्रवाह को प्रभावित करने की स्थिति 2 कारणों से होगी। एक तो चंद्रमा जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु से दृष्ट हैं और दूसरा गुरु जो 10 अंश के वक्री हुए हैं जिनके ठीक पीछे मंगल और केतु बैठ करके रोगों की अधिकता का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें जो हैं वो कुछ नेगेटिव हैं जो मैंने बता दिया। अब आपकी कुंडली से आपका परिचय करा देता हूं।
अब यहाँ से आपका परिचय इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों से करा देता हूँ। विचार करिए, मिथुन लग्न की कुंडली है जो द्विस्वाभाविक कुंडली है, जिसके अधिपति बुध होते हैं और इस कुंडली के केंद्र के सारे ही घर गुरु और बुध से ही प्रभावित होते हैं। बुध 2 भावों के स्वामी, गुरु 2 भावों के स्वामी, 3 घर केंद्र के खाली पड़े हैं। एक ग्रह बैठा है देवगुरु बृहस्पति, वो भी बाधकेश और लगभग इस कुंडली में मारक होकर के। कारण क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव तो वैसे भी मारक होता है और अष्टम भाव के स्वामी शनि से दृष्ट हैं। विचार करिए तो इनके ठीक पीछे मंगल और केतु बैठे हैं, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लाभेश होकर के अष्टम भाव या छठवें भाव में जाएंगे तो उस प्रभाव को कमजोर करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए यहाँ पे इस कुंडली में मंगल देव, केतु, राहु, शनि और गुरु, ये चारों ग्रह कई बार निगेटिव परिणाम देने वाले हो जाएंगे। इस दशा काल में हमें निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपना दाम्पत्य, अपनी पढ़ाई, अपने पड़ोसी, अपना संतान पक्ष और साथ ही साथ नौकरी को बचाने की पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार ये आपके कारोबार को निगेटिवली अप्रोच करेंगे। ये पहली बात मैंने बता दी। लग्न का मान 28 अंश का है। इस हिसाब से भी जो कुंडली बनी है उसमें कई बार प्रबुद्ध लग्न तो बन जाता है, लेकिन निर्णय लेने में कई बार कमजोरी भी प्रकट होती है। निर्णय लेने में कमजोरी या कंफ्यूज होना, ये है या ये है, ये करूं कि ये करूं, ये जो भटकाव है वो इसी 28 अंश के लग्न के कारण है। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है, ये बढ़िया है, गुरु उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जिस बात की मैंने सावधानी ग्रहों के बारे में बताई है, शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु के बारे में, वहाँ हमें सावधान तो जरूर रहना होगा। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी करके धन मिलता है। उसके बाद अब जब विचार करेंगे तो जन्म कुंडली में बुध जन्म कुंडली के लग्नेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं सूर्य, और शुक्र बैठे हैं जो इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। लग्न और पंचम के स्वामी का एक साथ तीसरे भाव में बैठना पराक्रम से नौकरी प्राप्त करना या अपने आप को पराक्रमी बना देना। या दूसरा, कई बार व्यक्ति जो होता है वो नौकरी प्राप्त करने में नाक को चने चबाता है, मेहनत खूब करता है, और अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सिद्ध करना पड़ता है खुद को। तो शुक्र और बुध जो एक साथ बैठे हैं लग्नेश पंचमेश होकर के, वो जातक को मेहनत करने पर विवश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे हैं, और इस भाव के स्वामी जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो शनि उच्च के बैठे हैं। नवम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो भी गुरु स्वग्रही हैं। इस वजह से थोड़े बहुत दोषों के साथ शुक्र, बुध और गुरु जातक के भाग्य को लाभान्वित कर रहे हैं या जातक को भाग्यशाली तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ धार्मिक भी बना रहे हैं। सूर्य तृतीय होकर के जब धन भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को मेहनत करके धन कमाने पर विवश करेंगे। 23 अंश के ग्रह हैं और इस कुंडली का पराक्रमेश ही आत्मकारक ग्रह बन रहा है। आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा का प्रभाव और केतु का प्रभाव, साथ ही साथ शनि का प्रभाव भी व्यक्ति को कई बार चिंताएं देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद अगर विचार करते हैं तो धन की चिंता रहती है, ये मैंने जैसे कहा। दूसरा ये भी कह रहा हूं कि लाख बुराई है इस कुंडली में, चाहे सारी जो नेगेटिव पक्ष वाली बात है उसको आप एक तराजू पे रख दीजिए, दूसरी तरफ आप इस कुंडली के केंद्र में बन रही राशि को देख लीजिए। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये वर्गोत्तम हो गया। और जिस किसी की भी कुंडली वर्गोत्तम होती है वो कभी उदास नहीं होती है, प्रकृति का असीम आशीर्वाद उसे मिला ही रहता है। परमात्मा की विशेष अनुकंपा ऐसे जातकों पर मिलती है जिनकी कुंडली वर्गोत्तम होती है। चाहे लाख आपकी कुंडली में समस्त बुराइयां भरी पड़ी हैं, सारे ग्रह तितर बितर होके बैठे हैं, पर अगर ग्रह वर्गोत्तम हो गया, कुंडली वर्गोत्तम लग्न की बन गई, तो कुंडली को एक छत्र राज्य मिल जाता है।
इस हिसाब से शुक्र बुध शनि 3 ग्रह केंद्र में आ गए, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, स्वग्रही बुध आ गए, बुध लग्न के स्वामी होकर के बलवान हो गए और उसके बाद भाग्य भाव पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में आ गए। तो यहाँ पे शुक्र जो थे वो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में थे, यहाँ अपने नवांश में या मित्र के नवांश में या अच्छे भाव के स्वामी होकर के लग्न में आ गए तो शुक्र भी ठीक हो गए। यहाँ बुध भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बुध भी अच्छे हो गए, शुक्र भी अच्छे हो गए और शनि भी अच्छे हो गए। यहाँ पे शनि अच्छे थे, यहाँ तो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कम से कम ठीक ठाक है, केंद्र में बैठे हैं 9 में होकर के। उसके बाद चंद्रमा की बात करिए तो चंद्रमा 4 अंश पे बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। मैंने बात कही थी नजला, जुकाम, खांसी, आंतों में समस्या ये सब होती है राहु की दृष्टि के कारण, और कई बार ऐसा होता है व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी होता है। उसके बाद अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल मिथुन लग्न की कुंडली में एकादशवें भाव के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही हैं, 2 अंश के बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, और वो नक्षत्र का स्वामी गुरु स्वग्रही है। हालांकि वहां पे मंगल और केतु दाम्पत्य के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। नवांश कुंडली में मंगल नीच राशि में जा रहे हैं जिनका नीच भंग गुरु कर रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वापस से ग्रह नीच राशि का ही हो रहा है। इस वजह से यश मान पद प्रतिष्ठा में कई बार नौकरी में परेशानी मंगल की दशा में भी देखने को मिल जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि मंगल और केतु बैठकर दाम्पत्य को कई बार निगेटिव प्रभावों से प्रभावित कर रहे हैं या उसमें कई बार संशयों को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा भी संभव है। हालांकि मंगल यहाँ विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु अगर केंद्र में नहीं होते तो ये और भी ज्यादा बुरी बात हो जाती, पर फिर भी ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें बहुत अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में उनसे केंद्र में है, तो 2 शुभ ग्रह इनसे केंद्र में आ गए, और एक जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली का जो यहाँ से 4था घर है, इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च का है, तो मंगल का बल शनि, शुक्र और बुध बढ़ा रहे हैं। इस हिसाब से व्यक्ति को नौकरी में, साहस में, बल में, क्रिएटिविटी में और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें लाभ इस मंगल का मिलेगा। जबकि नवांश चक्र में आकर के वो नीच हो रहे हैं जिनका नीच भंग गुरु के कारण हो रहा है, इस वजह से कि मंगल का प्रभाव कई बार गुरु पर आश्रित होता हुआ मिलेगा। मतलब गुरु और मंगल व्यक्ति की समझ को विकसित करेंगे एक साथ, उसमें से कोई भी एक ग्रह कमजोर हो जाएगा। गुरु और मंगल जब एक साथ एक्टिव होंगे तो वो दशा बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। मंगल की 4थी दृष्टि भाग्य भाव पे है और उस भाव के स्वामी उच्च के हैं। भाव का कारक जो गुरु है वो भी ठीक बैठा है, कोई खराबी नहीं है। हालांकि वक्री हैं तो थोड़े बहुत तो मैंने स्वास्थ्य में बात कही थी। उसके बाद बुध की अगर बात करते हैं या मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 12वें भाव पे, वहां पे वो व्यक्ति को शत्रुता पालने वाला बना देते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है। कई बार मंगल के कारण व्यक्ति के धन अटक जाएं, पैसे नुकसान में चले जाएं, जल्दबाजी में निर्णय लेकर व्यक्ति निवेश करता है और बाद में उसे स्वयं अपनी जेब से वो चीजें भरनी पड़ती हैं। तो ऐसा भी होता है, कई बार व्यक्ति को जो गलत निर्णय होता है वो इसी मंगल के कारण, और जो पैसे अटकने का खतरा होता है वो इसी के कारण है। यहाँ पे कई बार मंगल की दशा में व्यक्ति को दारिद्र्य भी देखना पड़ता है, ऐसा भी संभव है। बुध देव आपकी कुंडली में लग्ने शुक्र के 3रे भाव में 2 नंबर पे ग्रह बन रहे हैं, 18 अंश पे अमात्य कारक हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र उन्हीं के साथ बैठे हैं। इस वजह से बुध का बल ठीक रहेगा। गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में यशस्विता और कृतज्ञता रहेगी, धर्म की समझ रहेगी, पराक्रम होने का बल रहेगा, पराक्रमी भी होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी कहीं ना कहीं लग्न पे जा रही है ना। और लग्नेश से केंद्र में ही मंगल स्वग्रही बैठे हैं, तो मंगल और बुध परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हैं, इस वजह से दोनों का बल ठीक ठाक रहेगा। और बुध यहाँ पे 2 नंबर पे ग्रह बन रहे हैं और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में बुध होते हैं अमात्य कारक, नवांश कुंडली में वो स्वग्रही हो जा रहे हैं। इस वजह से बुध संपूर्णतया जातक के पक्ष में निर्णय देंगे अपनी दशा काल में। धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, कम्युनिकेशन का, संतान का, ये सारी चीजें, तो बुध आपकी कुंडली में संतति में और कम्युनिकेशन में सहायक होंगे। देवगुरु बृहस्पति 10 अंश के हैं, वक्री हैं, मूल नक्षत्र के, और केतु अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। तो इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति को इस कुंडली में बाधकेश और मारकेश दोनों का दोष लगेगा, क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, अष्टमेश से दृष्ट हैं। अष्टमेश पंचम भाव में बैठे हैं तो एक पक्ष ये भी बनता है, जैसे चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र,
और दूसरा 12वें भाव के राहु, मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र। वहीं पे फिर यहाँ भी यही बात होगी, अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में तो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र। तो इस वजह से व्यक्ति को जब कभी भी मैत्री या शत्रुता करनी है तो काफ़ी सावधानी रखनी होगी। जिससे आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, जिससे विवाह कर रहे हैं, बहुत सावधानी से निर्णय लेना होगा, क्योंकि कई बार गलत निर्णय का शिकार नीच के मंगल यहाँ भी और यहाँ भी। यश प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई बार जबरदस्ती जल्दबाजी में निर्णय लेता है और बाद में पश्चाताप करता है। मतलब निर्णय गलत लेने के कई प्रतिशत चांस इस कुंडली में बन रहे हैं। शुक्रदेव के बारे में बात करूंगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ दे रही है, 7वीं दृष्टि व्यक्तित्व को निखार रही है और 9वीं दृष्टि अनुभवी और कृतज्ञ बना रही है। शुक्रदेव 8 अंश पे बैठे हैं मघा नक्षत्र में और किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, गुरु की दृष्टि है, इस वजह से शुक्रदेव यहाँ ठीक होंगे। लगभग अपनी दशा में जातक को पराक्रमी बनाएंगे। इतना ही नहीं, वो उस दशा काल में व्यक्ति के रिसर्च को आगे लेके जाएंगे। साइंटिस्ट, खोजी प्रवृत्ति, भाग्यशाली, तीर्थ दर्शन करना और मर्म को समझना, बेहतर कम्युनिकेशन के साथ व्यक्ति अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है या अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो शुक्र यहाँ पे लगभग उतने अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी हठी नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन सामान्यतः नेचुरली थोड़ा बहुत पराक्रम तो कर ही लेता है, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होता। शनिदेव आपकी कुंडली में 16 अंश के बैठे हैं, युवावस्था में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली के आधार पर वो ग्रह आप में कभी कभी रोग और शोक दे सकता है। उस दौरान कभी कभी माता और पिता से मतभेद बढ़ जाए या माता पिता से दूर रहना पड़े और कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहने पर बेबस होते हुए भी देखा जाता है। हालांकि इस कुंडली में माता का सुख और पिता का सुख, पिता के कारोबार का सुख, पिता की संपत्ति का सुख, साथ ही साथ साहस का सुख और छोटे भाई बहन का सुख, ये सब निश्चित रूप से बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु मैंने बता रखी है। अब आपको मैं इस कुंडली में धन योगों पे चर्चा करता हूं कि कितने प्रकार के धन योग इस कुंडली में बने हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो इस कुंडली में कितने प्रकार से धन योग बने हैं। लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना पराक्रम योग बनाएगा, मतलब व्यक्ति मेहनती होगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को सुंदर और शांत स्वभावों वाला बनाएगी। धन भाव के स्वामी का धन भाव को देखना, धन के कारक का लग्न को देखना, ये एक तरीके से पैतृक संपत्ति के पुनर्प्राप्ति का योग बनाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी का धन भाव में जाना और धनेश का धन भाव को देखना पराक्रम से धन की प्राप्ति कराएंगे। चौथे भाव के स्वामी का वापस पिछले भाव में जाना पंचमेश के साथ, ये व्यक्ति के जीवन में कई बार माता से धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि इस भाव का जो कारक है या इस भाव से चौथा जो भाव है वो बलवान है। चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान है और गुरु भाव से बलवान है, मतलब अपनी राशि में बैठे हैं थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव से ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव से ठीक आगे एक उच्च का ग्रह बैठा है, चतुर्थ भाव से ठीक 3 घर आगे मंगल स्वग्रही बैठे हैं, चतुर्थ भाव से 4 घर आगे गुरु स्वग्रही बैठे हैं, चतुर्थ भाव से 5 घर आगे चंद्रमा बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव बलवान। तो इस कुंडली का सबसे बलवान भाव चौथा भाव ही हो गया, जो बिल्कुल खाली है, पर फिर भी जब आप उसका अध्ययन करते हैं, सभी ग्रहों से उसका संबंध बनाते हैं, तो आपकी कुंडली का चौथा भाव बलवान है, जिसके कारण व्यक्ति का धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, पैतृक संपत्ति, अपने पीछे संपत्ति का छोड़ना, ये सब बन जाएगा। पंचम भाव में उच्च के शनि व्यक्ति को पूर्व जन्म में न्याय प्रिय, इसी के बल पे मैंने कहा था पूर्व में कार्यक्रम के आरंभ में कि व्यक्ति न्याय, धर्म, वित्त और कानून का जानकार होता है। कानून के हिसाब से युद्ध करने वाला होगा। जैसे महाभारत काल में नियम बनाए गए थे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सब एक दूसरे से जाकर मिलते थे, सब एक दूसरे को प्रणाम करते थे, सब एक दूसरे से मनसा प्रकट करते थे, उस दिन की रणनीति तय होती थी। तो ये सारी बातें यहाँ व्यक्ति के पंचम भाव में शनि के कारण ये बात होगी। छठवें भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना साहस से धन की प्राप्ति, निर्णय भी धनवान ही बनाता है। गलत निर्णय व्यक्ति को धनहीन बनाता है और शुद्ध विशुद्ध निर्णय, अच्छा निर्णय व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो इस मामले में मंगल का बल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वतः है, ठीक है। अष्टम भाव के स्वामी का बलवान होना, यह भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने रिसर्च, अपने मेहनत से धन कमाने वाला बनाएगा। एक नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति धनी होता है। दशम भाव के स्वामी का स्वग्रही होना पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला होता है।
एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में या छठवें भाव में बैठना आरंभ में कमजोरी, बाद में लाभ। 12वें भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना मेहनत नष्ट हो, मेहनत टूटे, मेहनत थोड़े दिन करे, उसके बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति गुरु जन्म कुंडली के बैठे हैं कहाँ? लग्न में ही बैठे हैं शनि के साथ, जो जन्म कुंडली के कौन होते हैं? एकादशवें भाव के स्वामी। इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम में गुरु और शनि का सहयोग मिलेगा परिणाम प्राप्त करने में। बाकी 3 घर यहाँ भी खाली हैं, बहुत सारे ग्रह अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन उस भाव का स्वामी वहाँ बैठा है। इस वजह से नौकरी में कोई ऐसे पिता का शुद्ध लाभ तो नहीं मिलेगा, पर उनका आशीर्वाद जरूर रहेगा क्योंकि सूर्य हैं। उनका विशेष लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य नीच के हैं, लेकिन नीच भंग शुक्र के कारण हो रहा है, तो लगभग थोड़ी बहुत नॉर्मल सा परिणाम मिलेगा। लेकिन शुक्र इस भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का रिसर्च कम से कम ठीक है। यहाँ भी चंद्रमा अष्टम भाव में ही जा रहे हैं, जो कौन होते हैं? जन्म कुंडली के पंचमेश। ये ठीक नहीं होता। यहाँ पे मंगल नीच के हैं, सावधानी आवश्यक होगी। मतलब मंगल की दशा में चंद्रमा, केतु और सूर्य की दशा में व्यक्ति को अपने कारोबार पे फोकस बढ़ाना होगा, जबकि गुरु और शनि उसमें सहयोगी साबित होंगे। सप्तम भाव पे गुरु और शनि का कारोबार है, इस वजह से व्यापार में कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत देर से परिणाम मिलते देखा जाता है। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, जो व्यक्ति को तिकड़मी बनाएंगे और कहीं ना कहीं से व्यक्ति धन कमा लेगा। 12वें भाव में बुध बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन थोड़ा बहुत चिंतित रहता है, और खास करके जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए तो और भी ज्यादा। ये आपकी कुंडली के ग्रह हो गए। अब एक एक ग्रहों को मैं चंद्रमा से या ग्रह से समझाता हूं कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। तो सूर्य कर्क राशि में, नवांश कुंडली में वो सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस आधार पर सूर्य की दशा में थोड़ा बहुत रोग और शोक दोनों ही मिलेगा। चंद्रमा मकर राशि में यहाँ बैठ रहे हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा की दशा धनदायक तो निश्चित रूप से होगी। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और यहाँ बैठ रहे हैं वो जन्म कुंडली में नीच राशि में। इस वजह से उनका प्रभाव सामान्यतः थोड़ा बहुत कमजोरी से ही प्रकट होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वो उच्च के ग्रह के साथ बैठ रहे हैं, अपना नीच भंग कर रहे हैं, तो उस मंगल की दशा में भी व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और दाम्पत्य की सुरक्षा तो लगभग हो जाएगी। बुध जन्म कुंडली में सिंह राशि में, यहाँ पे वो कन्या राशि में, तो अपने नवांश में जा रहे हैं, तो व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए, यानी कि गुरु आपकी कुंडली में सर्वोत्तम निर्माण के कर्ता बन रहे हैं। शुक्रदेव सिंह राशि में बैठे हैं, यहाँ पे शुक्रदेव जो बन रहे हैं वो मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शुक्रदेव अपनी दशा काल में जातक से पराक्रम तो लगभग करवा ही लेंगे। शनिदेव यहाँ पे मीन राशि में और यहाँ पे तुला राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा रोग थोड़ा बहुत दे सकती है। इस वजह से उस दशा काल में वात जनित समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है। राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में वृष राशि में, यहाँ पे आकर के वो मेष राशि में आ रहा है। राहु की दशा में व्यक्ति को भयंकर कष्ट होता है और कई बार गलत निर्णय के कारण, लेकिन राहु जाते जाते आपको मार्ग जरूर दे जाते हैं, इतना तो पक्का है। अष्टक वर्ग के आधार पर आयु ठीक है, व्यक्तित्व ठीक है, आचरण ठीक है और सुंदरता भी ठीक है। वाणी को कठोर होने से बचाना है। हम पराक्रम 100% कर रहे हैं, अपने हार्डवेयर को और भी हार्डवर्क को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। मन शांत है, मैं ऐसा संपूर्णतया नहीं कर सकता, हमें उसको और भी ठीक करनी है, जिसको ठीक करने के लिए अपने कमरे की सफाई खुद से करनी चाहिए और घी का दीपक बेल के वृक्ष के पास या पीपल के वृक्ष के पास जाकर जलाना चाहिए। स्वास्थ्य में पेट का ध्यान नॉर्मल ठीक ठाक है, उसको और ठीक किया जा सकता है। मसालों का सेवन ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। नौकरी और व्यापार में, नौकरी ज़्यादा सुरक्षित है, व्यापार लगभग सामान्य सा परिणाम देगा। कंसंट्रेशन पे फोकस करना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन पति पत्नी में कमज़ोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और भी ज़्यादा अपने आप को सामाजिक बनाना होगा। प्राप्त आप हर वो चीज़ कर लेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है या जो आप चाहते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पर ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं रहेगी, लेकिन ऋण का लेन देन करने से सावधानी आवश्यक रूप से रखनी होगी। स्वास्थ्य के संबंध में अगर समस्या होगी तो चंद्रमा और मंगल की दशा में, राहु और केतु की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी वैसे गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य, शनि की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो आप सूर्य की दशा में, चंद्रमा की दशा में, शुक्र, शनि और मंगल की दशा में भी भवन भूमि से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। भाग्यशाली आप हैं, विशेषतः भाग्य का लाभ गुरु की दशा में, मंगल, शुक्र और चंद्रमा की दशा में भी देखने को मिलेगा।
माता और पिता को लेकर के अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको दिक्कत होगी सूर्य की दशा में शनि में, गुरु की महादशा में शनि में, या गुरु की महादशा में राहु में स्वास्थ्य का संबंध माता पिता का कमजोर हो सकता है। बाकी इस कुंडली में संतान पक्ष नॉर्मली ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्य, गुरु और शुक्र इस कुंडली में मेहनत करवाएंगे अभी और आपको काम करने पर विवश करेंगे, जबकि आराम का समय शनि बुध की दशा आराम करने वाली होगी। दिन इस कुंडली में गुरुवार और शुक्रवार का, बुधवार का बहुत अच्छा है। मित्रता तुला और कुंभ वालों से सही रहे। मीन, सिंह और धनु वालों से सावधानी बरतें। धन कमाने के लिए उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से धन कमाने का एक दूसरा क्षेत्र बनेगा, वो बनेगा दक्षिण और पूर्व। साथ ही साथ इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान करना चाहिए। अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, पुनर्वसु, अश्विनी और आर्द्रा ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन मैंने बता दिया। अंक बता दूं तो 1 और 4 अंक बहुत अच्छा रहेगा। गुरु में राहु, गुरु में मंगल, थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। बाकी शनि की दशा में शनि में मंगल और शनि की दशा में मंगल का अंतर, शनि की दशा में शुक्र अच्छे जाएंगे, बुध अच्छे जाएंगे, शनि की दशा में गुरु अच्छे जाएंगे, शनि की दशा में चंद्रमा भी अच्छे जाएंगे। तो शनि में मंगल वाली ही दशा आपको कमजोर जाएगी, जो बहुत बाद में अभी आने वाली है। शनि में केतु में भी एक बार थोड़ा बहुत कष्ट होगा, जो मानसिक प्रभावों को कमजोर करेंगे और कई बार व्यक्ति को मति भ्रम की स्थिति में लेके जाएंगे। ये आपकी कुंडली है। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा, स्वास्थ्य में पेट का ध्यान विशेष रखना होगा। इम्यून भी आपका कमजोर है, ऋण का लेन देन बहुत सावधानी से करें। वाणी को कठोर ना बनने दे, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना ठीक नहीं होता है। चरित्र निर्माण पे काम आपको हमेशा करना होगा। ये कुंडली साहसी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना है। रत्न इस कुंडली के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पुखराज ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी और अन्य कोई रत्न की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो नवग्रह कवच भी धारण कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।